आज आप लोगों को आर्थिक विकास एवं उनके नियोजन वाले चैप्टर में बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आर्थिक विकास की परिभाषा और इसे किस प्रकार मापा जा सकता है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन होगा तो इसको जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आर्थिक वृद्धि की परिभाषा इसमें भी जानेंगे, और विकास और वृद्धि में क्या अंतर है वो भी पता चल जाएगा, और इससे जुड़ा हुआ कई क्वेश्चन है जिसको हम आगे बताएंगे तो आपको क्लियर समझ में आने वाला है। तो इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता ही होगा कि आर्थिक विकास क्या हो सकता है, क्या आप बता सकते हैं? तो देखिए आप कुछ हद तक बता सकते हैं, कोई भी कुछ हद तक बता सकते हैं। पूरी तरह से बताना यानी कि बड़े असंभव कार्य है, इसलिए इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि जब बताना क्लियर नहीं है, क्या क्या आप बोलिएगा किसके विकास से आर्थिक विकास होगा? जैसे कि आपको पैसा आ गया तो आर्थिक विकास हो गया? नहीं। क्या आपको स्वास्थ्य सही से है और आप बहुत अच्छे से कमा रहे हैं तो आपका आर्थिक विकास हो गया? नहीं। यानी कि उस सब सही है परंतु और भी है, इसका मतलब है कि इसका एरिया जो है बहुत बड़ा है। तो देखते हैं कि और भी अर्थशास्त्री सब ये क्या कहते हैं इसके बारे में, उसको डिटेल में लिखना होगा, इसलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आर्थिक विकास का क्या आशय है, मतलब क्या है। तो विकास का आर्थिक अल्प विकसित राष्ट्रों की आर्थिक विकास की समस्या से संबंध रखता है। विकास का अर्थशास्त्र अल्प विकसित राष्ट्रों की, अल्प विकसित जो पूरी तरह से विकसित नहीं है वैसे देशों की बात कर रहा है, तो उसकी आर्थिक विकास की समस्या से जो संबंध रखेगा, जबकि आर्थिक वृद्धि उन्नत देशों की समस्या से संबंध होती है। जबकि आर्थिक वृद्धि उन्नत देशों की समस्या से संबंधित होती है, और जबकि आर्थिक विकास क्या होता है, अल्प राष्ट्रों की आर्थिक विकास की समस्या, यानी कि जिसमें थोड़ा सा विकास हुआ है, थोड़ा यानी कि उसका लेवल कम है, उसमें अगर विकास हो रहा है तो उसको हम आर्थिक विकास कहेंगे। और जिसमें विकास हुआ है अब उसमें वृद्धि होने की बात है। तो जब आर्थिक विकास हो चुका है तो इसका मतलब वो उन्नत देश है, तो उन्नत देश में आर्थिक वृद्धि होगा और अल्प विकसित देश में आर्थिक विकास होगा। क्लियर? विकास मानवीय प्रयत्न का परिणाम है, और यह विकास कौन कर सकता है? तो मानव ही कर सकता है, दूसरा कौन करने आएगा। तो आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें देश की राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि होती रहती है। राष्ट्रीय आय समझ ही रहे हैं, यदि किसी राष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय एवं उत्पादन में वृद्धि हो तो यह समझा जाता है कि देश की आर्थिक विकास कर रहा है। आर्थिक विकास कब हो रहा है? जब प्रति व्यक्ति आय और उस उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि कहने का मतलब आप जो है कितने कमा रहे हैं। बाय द वे अगर आप 10,000 कमा रहे हैं, उसमें आपका 9,000 खर्चा हो रहा है, 1,000 बच रहा है। परंतु अब क्या हुआ कि 10,000 कमा रहे हैं, आपका 5,000 खर्चा हो रहा है, तो आप में वृद्धि हो रहा है। बात समझ रहे हैं? कमाने और खर्चा की हिसाब करना होगा। आप जैसे कि कोई 1 लाख कमा रहा है और 1 लाख खर्चा कर रहा है, तो वो इक्वल है। बात समझ पा रहे हैं ना कि मैं क्या करने वाला हूँ। और ये भी वही बात करना है कि उत्पादन में वृद्धि तब होगा जब आप उसके पैसा तब बचेगा जब आप कम खर्च कीजिएगा। क्लियर? तो परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि एक और उपलब्ध प्राकृतिक साधनों एवं दूसरी ओर मानवीय व्यवहार पर निर्भर करती है। सारा चीज डिपेंड किस पर है? तो मानव पर है। तो आर्थिक विकास की प्रमुख परिभाषा निम्न प्रकार से दे सकते हैं। श्री मेयर व बाल्डविन के अनुसार आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घ काल में अर्थव्यवस्था में वास्तविक राष्ट्रीय आय की वृद्धि होती है। मतलब बहुत समय तक अर्थव्यवस्था में क्या वास्तविक राष्ट्रीय आय की वृद्धि होगी, तो उसको हम कहेंगे आर्थिक विकास हो रहा है। अगला जो है वह डी ब्राइट सी के अनुसार आर्थिक विकास बहुमुखी प्रवृत्ति का द्योतक है, जिसमें केवल मौद्रिक आय में वृद्धि सम्मिलित नहीं होती है, बल्कि सामाजिक आदतों, शिक्षा, जन स्वास्थ्य, अधिकाराम और वास्तव में उन समस्त सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में वृद्धि सम्मिलित होती है जो कि एक पूर्ण एवं सुखी जीवन का निर्माण करती है। ये लगभग जो है ये करेक्ट मतलब बताया लगभग, क्योंकि इसमें लगभग सारे चीजों को ले लिया गया है। यानी कि सभी तरह से आप सुखी संबंध होइएगा, उसके बाद आपका जो इनकम बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, उसके पश्चात ना। अब जैसे कि आप पैसा बचाने लगे, खाना नहीं खा रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, तो क्या ये आर्थिक विकास हो सकता है? नहीं हो सकता। यही बात है ना, इसलिए ये बहुत हद तक क्लियर है ना। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें एक निश्चित अवधि में देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह से आप लोगों ने परिभाषा को देखा, तो हम लोग समझते हैं आर्थिक विकास या वृद्धि की माप क्या हो सकता है, तो उसको मापने का क्या तरीका है। तो वही वाला बात जो हम लोग परिभाषा के तहत समझे हैं, उसी को इधर उधर करने से आर्थिक विकास को और वृद्धि को समझा जा सकता है। जैसे कि आपको आर्थिक विकास हो रहा है या वृद्धि हो रहा है, तो उसका माप क्या होना चाहिए, तो उसी के बारे में देखते हैं। तो आर्थिक विकास का सही माप के संबंध में अर्थशास्त्री एक मत नहीं है। आर्थिक विकास दीर्घकालीन परिवर्तन होता है, और इस परिवर्तनशीलता की विविधता के कारण आर्थिक विकास में माप के संबंध में विद्वानों में मतैक्य नहीं रहा है। ऐसे अनेक मापदंड हो सकते हैं जिनके द्वारा यह जाना जा सकता है कि आर्थिक विकास हो रहा है अथवा नहीं, या कोई अर्थव्यवस्था किसी गति से विकास कर रही है। ऐसा कोई स्पष्ट एवं एकीकृत विचार उपलब्ध नहीं है। पूरी क्लियर तरह से स्पष्ट रूप से 100% कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि ये किसी पर्सनल व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं ना है, ये पूरे समाज,
पूरे दुनिया यानी कि जो देश है उसके सभी एक परिवार से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर ये डिपेंड तो करता ही है। जैसे कि कोई व्यक्ति ज्यादा कमा रहा है, कोई व्यक्ति शून्य के समान कमा रहा है, तो क्या एवरेज इसमें निकाला जाएगा? तो एवरेज क्या होगा, उसके वैल्यू को घटा देगा ना, क्योंकि आदमी दो हो जाएंगे और पैसा वही रहेगा। तो इसलिए ये पूरी तरह से कहना संभव नहीं है जिससे कि माना जा सके कि आर्थिक विकास क्या है। किसी भी देश में अनेक प्रकार की सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रिया के फलस्वरूप सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन होते रहते हैं। कभी कभी ये सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। बहुत से अर्थशास्त्रियों ने इस संबंध में अपने अपने विचार विभिन्न तर्कों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। प्रोफेसर आरजी लिप्से ने आर्थिक विकास की माप के संबंध में लिखा है कि किसी देश के विकास की मात्रा की बहुत सी संभावित माप हो सकती है। प्रति व्यक्ति आय, अवशोषित साधनों का अनुपात, प्रति व्यक्ति पूंजी, प्रति व्यक्ति बचत, सामाजिक पूंजी की मात्रा जैसे सड़कें, रेल, स्कूल तथा विभिन्न वर्गों की शिक्षा की मात्रा आदि। आर्थिक विकास की माप को निम्न दो शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन किया जा सकता है। अब कैसे कैसे उसको समझेंगे उसको देखते हैं। प्राचीन अर्थशास्त्री के विचार के हिसाब से हम उसको मापने के देख रहे हैं कि क्या तरीका है और आधुनिक अर्थशास्त्री के विचार से क्या तरीका है। तो प्राचीन अर्थशास्त्री का मतलब समझिए रहे कि पुराने, है ना। तो एडम स्मिथ काल तक के अर्थशास्त्रियों का क्या विचार था, देखेंगे कि एडम स्मिथ से पूर्व अर्थशास्त्री का स्पष्ट मत था कि किसी देश का आर्थिक विकास तभी संभव होगा जब उस देश में बहुमूल्य धातु का विकास होगा। धातु मतलब समझ रहा है ना, बहुमूल्य धातु जो कीमती धातु है उसका विकास हो गया तो समझ रहे हैं कि ये हो रहा है ना। जैसे कि गांव घर में क्या होता है, कोई कीमती चीज वस्तुएं खरीदने लगते हैं तो समझते हैं हाँ इसका जो है आर्थिक विकास यानी कि ये धनी की ओर बढ़ रहा है ना, यही ना होता है। उनके विचार में सोना, चांदी तथा अन्य बहुमूल्य धातु को बढ़ाने का प्रयास भी प्रत्येक राष्ट्र करता है जो व्यापार एवं निर्यात की मात्रा को बढ़ाकर किया जा सकता है। अतः ये अर्थशास्त्री स्वतंत्र व्यापार के समर्थक है। प्रोफेसर एडम स्मिथ भी स्वतंत्र व्यापार के समर्थक थे। उनके अनुसार देश का विकास तभी संभव होगा जब वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन में असातित वृद्धि होगी। उनका कथन है कि किसी भी राष्ट्र का उत्पादन क्षमता का परिचय वहां के श्रम की मात्रा व दशा, उस देश में उपलब्ध तकनीकी ज्ञान, उत्पादन शक्ति, पूंजी की मात्रा एवं विशिष्टीकरण से लग सकता है। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने इस संबंध में श्रम विभाजन के विचार को महत्ता दी है और बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी कुछ विशेष योग्यता रखता है तथा किसी विशेष उत्पादन अथवा सेवा के प्रति अपनी रुचि रखता है। वह उसी कार्य में विशिष्टीकरण का प्रयास करता है, अर्थात उसे यदि खुला वातावरण तथा एक विशेष उत्पादन के प्रति लगाव हो जाए तो उत्पादन एवं राष्ट्रीय आय दोनों अधिक होते हैं तथा देश का आर्थिक विकास संभव हो पाता है। बात समझ पा रहे हैं? जैसे कि आपको जिस क्षेत्र में अच्छा लग रहा है आप उसी क्षेत्र में अगर कोई कार्य करते हैं तो आपका क्या होगा कि आपका विकास भी होगा और आर्थिक विकास भी होगा। यानी कहने का मतलब आपको फायदा भी होगा, आपको मजा भी आ रहा है कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही कार्य हो रहा है और दूसरी तरफ से इनकम भी आ रहा है। तो इनका कहना ये था और ये बहुत हद तक ठीक भी था। तो आगे देखते नहीं क्या कह रहे हैं। अगला जो आदमी का कहना है यानी अर्थशास्त्रियों का कहना है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि से होगा क्या अर्थशास्त्र का विकास। तो वर्तमान समय में आधुनिक अर्थशास्त्र ने राष्ट्रीय आय को आर्थिक वृद्धि अथवा आर्थिक विकास का सूचक माना है। यद्यपि राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास के रूप में माने जाने पर कई आपत्तियां, लाइट कट गया है तो फिर देखते हैं। देखिए आधुनिक जो अर्थशास्त्री है इसमें अब क्या हुआ कि आधुनिक युग जो चल रहा है उसमें क्या किसी देश का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले क्या होता था कि सारे लोगों से उतना संपर्क नहीं हो पाता था सीधे तौर पर, जैसा कि अभी है। सारे व्यक्ति गरीब से हो चाहे गांव में, इलाके में, किसी भी जगह हो, वो भारतवासी है और उसका एवरेज आसानी से निकाल लिया जाता था। परंतु पहले के लोग जो भी थे वो बहुत जो धनी मनी व्यक्ति है उसी को देख करके अंदाजा लगा लिया करते थे कि हम लोगों का देश में विकास हो रहा है, जबकि कई भूखे मर रहे थे उसको गिनतियां ही नहीं किया जाता था। इसीलिए उनको लगता था, उस समय लगता होगा कि ये विकास की ओर जा रहे हैं। जबकि जब ये पूरी ऑनलाइन जैसे डिजिटलाइजेशन होने लगा तभी पता चला कि इतनी जनसंख्या, इतना विकास हो रहा है, इतना पैसा आ रहा है, तो इससे क्या विकास हो सकता है, नहीं हो सकता है, या हो सकता है तो हमको इससे पूरे जनसंख्या से डिवाइड करना होगा पूरी राष्ट्रीय आय में, है ना। तो इस तरह से ये वाला जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि से आर्थिक विकास मापा जा सकता है, ठीक है ना। तो कई आपत्तियां उठाई गई, फिर भी इस विचार को सर्वाधिक मान्यता प्रदान की जाती है। प्रोफेसर मीड का कथन है कि प्रति व्यक्ति आय की अपेक्षा कुल आय देश में आर्थिक कल्याण या अभिवृद्धि को मापने के संबंध में अत्यधिक उपयुक्त तरीका है। उनका यह विश्वास है कि राष्ट्रीय आय के आधार पर आर्थिक विकास के संबंध में सर्वाधिक पुष्ट धारणा निर्मित की जा सकती है। इसी प्रकार प्रोफेसर कुजनेट्स ने भी आर्थिक विकास की माप के लिए राष्ट्रीय आय का प्रयोग किया है। उनका मत है कि आर्थिक विकास की माप के लिए हमें ऐसा मानदंड चाहिए जिसमें अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं की उपज की सम्मिलित किया जाए, परंतु उत्पादन प्रक्रिया में होने वाले पूंजीगत क्षति को इसमें से निकाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि कुल राष्ट्रीय उपज में पूंजी प्रतिस्थापन के संबंध में उचित व्यवस्था या प्रावधान नहीं है।